हेलो, वेलकम इन मैथ्स माय चॉइस। तो आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम जो करेंगे असर्शन रीजन क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रीवियस जो हमारे पास वीडियो थी उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड माइंड मैप उसमें हमने देखा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे अब, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें असर्शन रीजन और 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लेंगे कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक टाइप का एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि एक टाइप का जो है एक क्वेश्चन होगा, दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको खुद प्रैक्टिस में करेंगे, या लास्ट में जब मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वैसे क्वेश्चन को जो ज़्यादा क्वेश्चन हो एक्सरसाइज के लिए मैं कर सकता हूँ। ठीक है, पहले एक बार हम इसमें देख लें कि किस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे और किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो उसी सीरीज़ को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसका जो सेकंड पार्ट आज है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन इसमें रखे हुए हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो असर्शन रीजन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, एंड कुछ कमेंट भी करें, या बेटर है या कुछ अगर सुधार की ज़रूरत है तो उसको भी ज़रूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखिए कि जो इसमें लिखा गया है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन इफ़ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ये हमारे पास असर्शन है। रीजन लिखा हुआ है इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें कौन सा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट होता है वो होता है बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी असर्शन। एंड सेकंड लिखा होता है बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस तरह से लिखा होता है। एंड या तो असर्शन फॉल या रीजन ट्रू, या रीजन फॉल्स असर्शन ट्रू, इस तरह से हमारे पास ऑप्शन इसमें होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, और 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन से देखने को मिलते हैं। तो ये जो पहला असर्शन लिखा है इसमें लिखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन जो आपके पास हैज़ नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की होती है। किसकी होती है, पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, प्रीवियस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया था कि नो सॉल्यूशन का केस जो होता है पैरेलल लाइन्स के लिए होता है, जबकि इंटरसेक्टिंग लाइन आपके यूनिक सॉल्यूशन के लिए होता है, एंड कोइंसिडेंट लाइन होता है आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो गैस करिए कि आपका आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे आपका जो असर्शन है ये तो आपका फॉल्स हो गया, पहले से हमें देखने से ही मिल गया यहाँ पे कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो नो सॉल्यूशन का केस होता है, नो सॉल्यूशन का केस आपको सिर्फ किस में देखने को मिलता है, ये पैरेलल लाइन में देखने को मिलता है, ना कि इंटरसेक्टिंग लाइन में। इंटरसेक्टिंग लाइन में तो यूनिक सॉल्यूशन का केस मिलता है। तो असर्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एंड असर्शन अगर आपका फॉल्स है तो ऑब्वियस है कि रीजन आपका ट्रू होगा। एक चीज़ अगर फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। इस तरह से ऑप्शन होते हैं वहाँ पे कि एक चीज़ फॉल्स होती है तो दूसरा ट्रू होता है, और पहली चीज़ अगर ट्रू है तो दूसरी चीज़ फॉल्स होती है। तो यहाँ पे असर्शन अगर आपका फॉल्स है तो रीजन कन्फर्म है कि ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रीजन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका आंसर होगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जबकि जो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन इफ इट रिप्रेजेंटेड बाय नॉट अ इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए होगा पैरेलल लाइन, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया था। इंटरसेक्टिंग की जगह अगर यही आपका क्या होता, पैरेलल की कंडीशन दी होती वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये असर्शन भी आपका ट्रू हो जाता। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड केस में लिखा हुआ है कि इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज़ द सेम सॉल्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट। अब एक चीज़ बता दूं कि कभी भी अगर आपके पास सॉल्यूशन मिल रहा है, मतलब चाहे वो एक सॉल्यूशन मिले चाहे आपको इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, तो कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, ये कंफर्म आप सोच लीजिए कि कहीं पर भी अगर एक एटलीस्ट वन अगर सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिल रहा है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि एक भी सॉल्यूशन अगर आपको देखने को मिला तो वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो देखिए हमारे पास 2 चीज़ें होती है कंसिस्टेंट की, एक तो यूनिक सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूशन मिलता है,
और इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन जो आपके पास कोइंसिडेंट की कंडीशन थी। तो दोनों केस हमारे पास क्या हो जाते हैं, जो दोनों केसेस हैं हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो कंसिस्टेंट के ही केस होते हैं। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है, और जो बात कर रहे हैं इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन की, तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है, यानी असर्शन आपका करेक्ट है। इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ द सेम सॉल्यूशन देन इट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट। अब सेम सॉल्यूशन मिले, कुछ भी मिले, सॉल्यूशन तो मिला है ना, सॉल्यूशन मिलना चाहिए बस। वो कंसिस्टेंट के लिए होता है कि सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए, चाहे वो एक मिले, चाहे वो दो मिले, या सेम मिले या अनइक्वल मिले, कुछ भी मिले, लेकिन सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, असर्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम वन सॉल्यूशन तो होना चाहिए। रीजन में कह रहा है कंसिस्टेंट सिस्टम हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल कन्फर्म, यही बात तो अभी हम कर रहे थे कि कोई भी अगर कंसिस्टेंट की कंडीशन है तो मिनिमम एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो कम से कम एक ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, चाहे वो इक्वल हो चाहे डिफरेंट हो, उससे हमें मतलब नहीं है। कंसिस्टेंट तब हो जाएगा अगर वो सॉल्यूशन वहाँ पे है तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बोथ आर ट्रू, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस assertion रीजन में पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y = 6 एंड 4x + 6y = 10 आर कंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट तो तब होगा जब हम इसमें चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक करिए कि a1 कितना लिखा गया। यहाँ पे जो a1 आपको गिवन है, देखिए जो यहाँ पे a1 आपको गिवन है, ये कितना दिया गया है आपको, a1 जो आपको दिया गया है ये आपके पास है a1 = 2, जो यहाँ फ्रंट में लिखा गया a1 = 2, b1 = 3 एंड c1 = 6। एंड जो ये a2 है आपके पास, a2 कितना है, a2 आपको कितना दिया है, a2 दिया है 4, b2 आपको दिया गया है 6 एंड c2 आपको जो दिया गया ये आपको 10 दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, आप चेक करेंगे a1/a2, तो ये हो जाएगा 2/4 एंड ये कट के कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे चेक करेंगे आप b1/b2 कितना हो जाएगा 3/6 = ये भी 1/2 हो जाएगा कट के। एंड जो लास्ट आपके पास है ये आपके पास c1/c2, ये 6/10, यानी 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो यानी 3/5। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिला, यहाँ से ये देखने को मिला कि पहले के दो पार्ट आपके इक्वल हैं। देखिए a1/a2 = b1/b2 तो बराबर है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये ऐसा केस आपको देखने को मिल चुका है। और ये केस किसका होता है कि पहले दो बराबर हैं और लास्ट में बराबर नहीं है। ये कौन सा केस होता है, पैरेलल लाइन का केस होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन का केस होने के लिए क्या होता है कि पैरेलल लाइन के केस के लिए हमें a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और पैरेलल लाइन कभी भी कट नहीं करती हैं। ठीक है, कभी यहाँ पे एक बार भी वो उनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता, ना ओवरलैप करती हैं, कभी मिलती ही नहीं है। तो मिलती नहीं है तो कोई सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन तो नहीं होता, तो असर्शन तो आपको फॉल्स हो गया, क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो कंसिस्टेंट कहाँ से हुआ। कंसिस्टेंट तो तब होगा जब सॉल्यूशन मिलेगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन आपका होना चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। रीजन की बात करते हैं तो रीजन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कि दे रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, बिल्कुल पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं। और ऐसे भी अगर कभी असर्शन आपका फॉल्स होता है तो रीजन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड रीजन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो असर्शन ट्रू हो जाएगा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, यहाँ पर असर्शन लिखा गया है, द ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इफ देयर इज नो सॉल्यूशन। बिल्कुल, ग्राफ में अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन अगर आपकी जाती हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि कोई अगर एक पैरेलल लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, उसके साथ अगर कोई दूसरी पैरेलल लाइन अगर आपको दिख रही है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन अगर आपको दिख गई, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एक पहले हमारे पास पहली लाइन है, उसी के पैरेलल हमारी दूसरी लाइन गई है, तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन कभी भी नहीं मिलती है, और वहाँ पे जब मिलती नहीं है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो बिल्कुल असर्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रीजन में लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट एंड हैंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और ऑब्वियस है कि कभी वो मिलती नहीं है तो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन भी आपका ट्रू है।
एंड रीजन इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एसेसन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर रीजन दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पे तो एसेसन आपको दिया, इफ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं कि पहले के दो रेशियो आपके इक्वल है एंड जो थर्ड आपको देखने को मिला इक्वल नहीं मिल रहा, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और ये पैरेलल लाइन होती है, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। और इनकंसिस्टेंट अगर है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो बिल्कुल एसेसन करेक्ट है एंड रीजन भी आपका क्या है, करेक्ट आपको देखने को मिलेगा एंड रीजन इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसमें जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट होगा उस टाइम पे। ठीक है, कि क्या हो जाएगा कि बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एसेसन आपको दिया गया द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। रीजन में लिखा है बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन। तो यहाँ पे जो एसेसन आपको दिया गया द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आपको दिया गया है एंड जो दूसरी क्वेश्चन दी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालेंगे तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 1/2 1/2 एंड 1/2 ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि A1 की जगह यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका A2 जो है 2 हो जाएगा, यहाँ पे B1 आपको कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास B2 जो है कुछ नहीं है तो 2 है एंड C1 जो है आपके पास 5 एंड C2 आपके पास 10 है। तो इनका भी रेशियो क्या मिलेगा 1/2 आपको देखने को मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कभी भी अगर रेशियो आपको सेम देखने को मिल रहा है, रेशियो अगर सेम देखने को मिल रहा है मतलब सारे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 और अगर तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब वो दो डिफरेंट लाइन नहीं होती हैं, वो एक आपके पास सेम लाइन होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है वो डिफरेंट लाइन नहीं कहलाती हैं, वो आपके पास एक ही लाइन होती है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है यानी कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सबका रेशियो आपको सेम देखने को मिल रहा है, तो ये इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन यहाँ पर रखेगा और कोइंसिडेंट इनको कहा जाता है। एंड इसी के साथ बोथ इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सेम लाइन, बिल्कुल सेम लाइन को ये रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सेम लाइन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो बोथ assertion and reason are correct and reason is also a correct explanation of assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो देखने को मिलेगा इसमें भी कुछ इसी तरह का है। assertion आपको दिया गया ग्राफिकल, इफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन रिजल्ट्स इन टू पैरेलल लाइंस द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल अगर पैरेलल लाइन है तो इनकंसिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखें और साथ में आपको पैरेलल लाइंस मिली हैं तो ये इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। एंड रीजन में जो लिखा है इन एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम देयर इज नो पॉइंट कॉमन टू बोथ लाइंस। बिल्कुल करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी एसर्शन भी आपका ट्रू है, रीजन भी आपका ट्रू है। ये इनकंसिस्टेंट के लिए होता ही होता है और इनकंसिस्टेंट केवल एक ही चीज़ होती है, वो होती है जब पैरेलल की कंडीशन होती है। और पैरेलल की कंडीशन मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, देखो दोनों लाइन के लिए कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो यहाँ पर एसर्शन एंड रीजन जो होगा आपका दोनों करेक्ट होंगे एंड रीजन इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास एसर्शन रीजन थे, तो ये हमने पूरे कंप्लीट करे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थे एसर्शन रीजन के, तो कैसे होंगे इस पर थोड़ा हमने डिस्कस किया। ठीक है, और ये जब हमारी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद भी हम इसमें आगे इसको कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन को कैसे कर सकें, कैसे उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम पकड़ सकें। ये पर चैप्टर अगर हम एक दिन में एक चैप्टर लेके चलें, उसको समझने की कोशिश करें, या सैम्पल पेपर अगर हम लेके चलें CBSE के जो है उसको हम लेके चलेंगे, तो उसमें भी हम इनको डिस्कस करेंगे अगेन। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें जो एसर्शन एंड रीजन है तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे जाते हैं कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली कैसे हो सकते हैं, उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स।
तो यहाँ पर हमारे पास 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा कि 2 मार्क्स में किस तरह का क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है एंड इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा गया है, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान देनी है इनको सॉल्व करने से पहले कि कहीं ये पैरेलल या इन कोइंसिडेंट की कंडीशन तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास लिखा हुआ है, पहली क्वेश्चन जो लिखी है ये लिखी है आपके पास 3x, ये लिखी हुई है आपके पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो a1 की वैल्यू आपको 3 दी गई है एंड a2 की वैल्यू जो है आपको 9 दी है एंड b1 आपके पास अगर देखेंगे तो b1 आपको -1 एंड b2 जो दिया गया ये -3 एंड जो c1 है ये आपके पास 3 है एंड c2 जो आपको दिया गया है ये आपके पास 9 है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू ये 3 अपॉन 9 यानी 1/3 हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट में अगर b1 अपॉन b2 करें तो ये क्या मिलेगा, -1 अपॉन -3 ये भी 1/3 मिलेगा एंड सिमिलरली c1 अपॉन c2 अगर करें तो ये भी कितना मिल जाएगा 3 अपॉन 9 और ये कट के कितना आ जाएगा 1/3। तो अगर देखिए सम में क्या मिलेगा आपको 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब तो ये तो कंडीशन किसकी होगी, पैरेलल लाइन की होगी, यानी पैरेलल लाइन है क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पे हम बोल देंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट इज़ द कंडीशन ऑफ अ पैरेलल लाइन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस। ये तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन है, सॉरी पैरेलल लाइन की नहीं, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है। तो ये कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है यानी सारी के सारे बराबर हैं और आपको ये पता होनी चाहिए दो लाइन ना होकर के सिंगल लाइन ही है। ठीक है, यानी सिंगल लाइन कैसे है, यानी जो सेकंड लाइन आपको दी गई है वो पहली लाइन की 3 टाइम्स है, यानी पहली लाइन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेकंड लाइन आपको मिलेगी। और ये कोइंसिडेंट की लाइन है, कोइंसिडेंट में क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन है। और इसमें क्या मिलेंगे, इट इम्प्लाइज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यूनिक सॉल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, बहुत सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही आप आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है, या तो हम उसको डिपेंडेंट दिखा दें, किसी एक की वैल्यू पुट करके दूसरे के टर्म में निकाल दें, वैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बट आपको जितना पूछा गया 2 मार्क्स में तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे और ऐसी कंडीशन देंगे देयर आर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन आपका, केवल ओनली यूनिक सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। कितना सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो ये आपके पास इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस s प्लस टी इज इक्वल टू 15 एंड 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 5। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमें आगे को देखने को मिलेगा तो एक को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और एक को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास है ये इस तरह से, तो यहाँ पे जो सबसे ईजी वे होता है एलिमिनेशन मेथड, तो उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इक्वेशन देखिए दिया क्या गया है, यहाँ पर जो पहली इक्वेशन दी गई है वो आपके पास है s प्लस टी इज इक्वल टू 15, ये आपको दिया गया s प्लस टी इज इक्वल टू 15। एंड जो सेकेंड इक्वेशन दी गई है ये आपके पास है 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 5, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। देखिए पहली इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन में से किसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि एलिमिनेशन हमारे पास मेथड होती है, तो किसको एलिमिनेट करें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहली इक्वेशन में देखें तो t के साथ जो है यहाँ पे प्लस लगा हुआ है और यहाँ पे t के साथ -3 लगा हुआ है। तो पहली इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 3s प्लस 3t इज इक्वल टू 45।
5। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। मैंने 3 से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस के आगे सिर्फ 1 था, तो 1 जो यहाँ पे एस के आगे 1 था वो किससे मल्टीप्लाई हुआ, वो आपका 3 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो एस के आगे 1 था तो 3 1 जा 3, एंड टी के आगे वहाँ पे फिर से 1 था तो हो जाएगा 3t, एंड 15 3 जा 45। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 3s प्लस 3t इज इक्वल टू 45। सेकेंड इक्वेशन इसी के नीचे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2s माइनस 3t इज इक्वल टू 5। इस तरह से देखने को मिलेगा। मैंने कहा था जिसको एलिमिनेट करना होता है एक चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए तो एक चीज़ नेगेटिव, अगर नहीं है तो माइनस से उस इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर आपके पास जो s है, जो आपके पास t है, तो ये ऑलरेडी एक आपको पॉजिटिव ऊपर देखने को मिलेगा और नीचे आपके पास नेगेटिव में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जो 3t और माइनस 3t कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो 3 प्लस 2 यहाँ पे जो 3 और यहाँ 2 मिलेगा दोनों प्लस में, तो यहाँ पे जो 3 और 2 ये देखने को मिलेंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5s, और ये कितना हो जाएगा 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आपके पास 50, तो यानी s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50/5। जो 5 होता है वो अगर वो मल्टीप्लाई में s के तो डिवाइड में आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 50/5, और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो यानी s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 10 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब इस s की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आपको पुट करनी है। ठीक है, तो देखिए कौन सी इक्वेशन में हम पुट करें। देखो पुट करने को तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, आपके लिए आसान काम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा अगर टाइम आपको बचाना तो ऐसी इक्वेशन को पकड़िए कि जिसमें आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। देखो पहले इक्वेशन में आपके पास क्या है, s प्लस टी इज इक्वल टू 15 है ना, और जबकि दूसरी क्वेश्चन में 2s माइनस 3t, 2 से भी मल्टीप्लाई करना है 3 से भी मल्टीप्लाई करना है तब सॉल्यूशन निकालना, तो ये एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो मतलब टाइम टेकिंग है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट इट इन फर्स्ट में इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और जैसे ही फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, s की वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे 10 प्लस t इज इक्वल टू 15, तो यहाँ कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। जो 10 था वो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 15 वो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5 मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सॉल्यूशन हमारा ये क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 10 एंड t इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 5 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो पहला क्वेश्चन था 2 मार्क्स का कि सॉल्व करके इसको देखना था, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और हमने कौन से मेथड यूज किए, ये मेथड थी बाय एलिमिनेशन मेथड, हमने इसमें सॉल्व इसको किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लायक होना चाहिए इसको। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए पहली क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगी ये आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, एंड जो दूसरी क्वेश्चन है ये है 3x प्लस ky प्लस 15 लिखा हुआ है, तो यानी 15 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -15, क्योंकि वो एक साइड लिखा हुआ था हम उसको दूसरी साइड ले गए, क्योंकि दो जो C1 C2 है या तो दोनों राइट साइड में होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से अगर हम देखें तो A1 कितना हो जाएगा, A1 हमारे पास 1, एंड जो B1 होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 आपको देखने को मिलेगा, एंड जो C1 है ये आपको 5 देखने को मिलेगा। नाउ A2 जो देखने को मिलेगा ये 3 हो जाएगा, A2 3, एंड जो B2 है ये क्या मिल जाएगा आपको K, एंड जो C2 है ये आपको -15 देखने को मिलेगा। अब बोला गया यहाँ पे कि यूनिक सॉल्यूशन का केस आपको फॉलो करना है। ठीक है, हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर कह रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उस चीज़ को हम देखते हैं। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, देखिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। जो A1/A2 है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/K। तो ये केस क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का केस आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर k को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k नॉट इक्वल टू 6, ये भी आपका आंसर हो सकता है। यानी k नॉट इक्वल टू 6, जो 3 और उसका मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस में करते हैं और k का मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस में किया जाता है।
जब भी इक्वल होता है तो नीचे आपस में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के इज़ नॉट इक्वल टू 6, ठीक है। तो के इज़ नॉट इक्वल टू 6 आपको देखने को मिलेगा, यानी के 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो चलेगा, लेकिन के इज इक्वल टू 6 नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लायक का जो क्वेश्चन था, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके बताया। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का देखने को मिले तो वहाँ पर भी इसको देख लेना कि कहीं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ना आए। देखिए जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए 2 इक्वेशन आपको दी गई हैं। यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है ये आपके पास है 5x + 7y = 5 एंड जो दिया गया 2x - 3y = 7। अब आप समझ गए होंगे कि a1 b1 c1 किसको लेना है, a2 b2 c2 किसको लेना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बोला है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम a1/a2 चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2। अगर हम b1/b2 चेक करें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 7/-3। और आपको पहली यही क्वेश्चन से देखने को मिल गया कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 आपको देखने को मिलेगा। जो 5/2 है वो 7/-3 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा केस आपको देखने को मिल गया। और जब भी ऐसा केस आपको देखने को मिला, यानी ये केस अगर आपको देखने को मिले तो समझ जाइए कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट का केस होगा। यानी ये जो केस आपको देखने को मिलेगा किसका मिलेगा, कंसिस्टेंट का, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे मिलना है। यहाँ पे ये तो मिलेगा, तो यहाँ पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और यूनिक सॉल्यूशन मिला तो इसका मतलब ये केस किसका है, कंसिस्टेंट का आपके पास एक केस है, ठीक है। तो ये आपको कंसिस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर लिखोगे कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट आप यहाँ पर लिखोगे इसको, ठीक है, कंसिस्टेंट आप इसको लिख देंगे, ठीक हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर इफ द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर होता क्या है। तो अगर हम देखें कि मेरे पास एक जो रेक्टेंगुलर अगर पार्ट में देखूं, ये मेरे पास इस तरह से एक रेक्टेंगुलर, इस तरह से मेरे एक मेरे पास पार्ट है, ये मेरे पास रेक्टेंगल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल मेरे पास यहाँ पे है। अब देखिए इसकी जो लेंथ यहाँ पे मान लेता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है, x है, लेंथ x मान लेते हैं। जो ब्रेथ है इसकी वो y मान लेते हैं। तो देखिए ऊपर अगर लेंथ x है तो नीचे भी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये x हो जाएगी। एंड ब्रेथ जो आपको देखने को मिलेगी वो y देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैं यहीं पे ले लूँगा लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेथ इज इक्वल टू y मैंने ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये बन जाएगा। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे पेरीमीटर, यहाँ पर आप लिखोगे पेरीमीटर। जो पेरीमीटर होता है ये कितना होता है, देखिए सबको आप ऐड करिए, सारी साइड को आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, देखिए x + y + x + y, यानी आपने ऐड कर दिया। सारी साइड को आप ऐड करोगे, बिल्कुल सारी साइड को ऐड किया जाता है, वही आपका पेरीमीटर होता है। तो x + y + x + y, तो यानी यहाँ पे x और x ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और यहाँ पे y और y ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2y। तो यहाँ पे कॉमन लिया जाएगा तो 2 × x + y, ये आपका पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। ये वर्ड यहाँ पर जरा देखिएगा, हाफ लिखा हुआ है यानी आधा, ठीक है। किसी पेरीमीटर का आधा जो है वो 36 है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर देखें तो यहाँ पे जो लिखा गया है 2 टाइम्स ऑफ x + y/2। देखिए जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर कितना था, 2 टाइम्स ऑफ x + y, उसका आधा किया, आधा मतलब उसको 2 से डिवाइड किया। ये किसके बराबर है, 36 के बराबर यहाँ पर है। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि वो सब 2 सबके कॉमन में था इसलिए कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + y = 36। ये आपको पहली इक्वेशन देखने को मिलेगी, x + y = 36, ठीक। देन इफ द लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। देखिए ये अगला कह रहा है कि जो x है, जो लेंथ है x, ठीक है, x है वो आपका 4 अधिक है, यानी 4 ज़्यादा है किससे, विड्थ से। विड्थ मतलब y, तो यही आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से x - y = 4। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे लिखा था जो लेंथ है वो आपके 4 मीटर मोर देन द विड्थ, वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो विड्थ से मैंने यहाँ पे क्या किया, विड्थ मैंने y मानी थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y + 4 किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। और जो पहली क्वेश्चन है x + y = 36, तो यहाँ पे यही लिखा था फॉर्म द पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी आपने
इक्वेशन बनानी थी, तो यही हमारे 2 मार्क्स का था, तो ये हमने बना दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो 3 मार्क्स का आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन का मार्क्स हमने यहाँ पे ऐसे सॉल्व इसको कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सबसे पहले ये देखिएगा कि डिटरमाइन ग्राफिकली द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कॉमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमने निकालना है वो हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकाला कैसे जाएगा। सबसे पहले तो हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन जो आपको दी है उसको अगर हम लिखें तो फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह से आपको पहले इक्वेशन लिख देनी है। ग्राफिकली बोला है तो ग्राफिकली इस तरह से लिख देना है। ठीक है, पहले लिखोगे, देन आप एक ब्लॉक इस तरह से बनाओगे। ठीक है, ये ब्लॉक आपने बनाया, इस तरह से ब्लॉक आप बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे। या आपने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लॉक बना दिया। ठीक है, इसी ब्लॉक में आपने कुछ लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, या आपने लाइन क्या कर दी, इसमें ड्रॉ कर दी। ठीक हो गया, ये लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी। और यहाँ पर जब भी आपने लाइन ड्रॉ करी, इसके अंदर एक आप x लिखेंगे और एक लिखेंगे y। इस तरह से आपने लिखना है। देखिए, अगर x इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, तो जो x ऊपर दिख रहा है यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। एंड सेकंड में अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करते, 0 पुट करना आसान है। देखिए, कहीं कहीं पे बार बार 0 0 0 0 आता रहता है, तो बच्चे कहते हैं कि हम पुट कैसे करें। देखो, 0 तो हमें आसान सा लगता है इसलिए हम पुट कर देते हैं, लेकिन कहीं पे अगर 0 0 बार बार वही चीज़ आ रही है, x भी 0 y भी 0 x भी 0 y भी 0, तो वहाँ पे आप एक वैल्यू को आप चेंज करेंगे। ठीक है, यानी किसी को 1 पुट कर दीजिए या 2 पुट कर दीजिए तो दूसरा भी निकल जाएगा। तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे आसान यहाँ पे 0 पुट करना होता है, इसलिए 0 पुट किया जाता है। देखिए, y इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें, y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन पे देखेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी अगर हम ब्लॉक बनाएं, इसी तरह से अगर हम ब्लॉक बनाएं, ठीक है, तो एक इस तरह से ब्लॉक हमने यहाँ पर भी बना देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। इसमें हम कुछ लाइन इस तरह से फिर से इसमें ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये लाइन हमने इसमें क्या कर दी, ड्रॉ कर दी है। तो ये इस तरह से हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है। अब देखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर x हम रखेंगे यहाँ पे, देन सेम यहाँ पर हम क्या रखेंगे, नीचे वाले में यहाँ पर हम y को पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल अगर 0, मान लीजिए ये वैल्यू आपके पास x इज इक्वल अगर 0 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वाई इज इक्वल आपको 2 देखने को मिलेगा। यानी y इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो -2, तो यानी कितना हो जाएगा, y इज इक्वल कितना हो जाएगा, -2 आपको देखने को मिलेगा। y इज इक्वल -2 मिलेगा। नाउ अगर हम y इज इक्वल 0 पुट कर देते, देखिए तो x माइनस वाई, इसमें जो आपको दिया गया ऊपर यहाँ पर देखिएगा इसको, कि अगर हम y इज इक्वल 0 पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल 2 है और y इज इक्वल आप 0 पुट करिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 2। अब जब हमारे पास ये पॉइंट मिल जाएं तो हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, फ्रॉम द ग्राफ। ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसको ग्राफ पेपर में हम ड्रॉ करके देखते हैं। एक पॉइंट हमारे पास क्या मिला है, 0 6 6 0, दूसरा पॉइंट मिला है 0 -2 2 0। अब चलते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। अब इसमें हम सॉल्यूशन को अगर देखें, ठीक है, तो एक ग्राफ पेपर हमारे पास है। अब इसमें हम देखें कैसे हम सॉल्यूशन को यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट रहता है, जो यहाँ पे मिडिल में यहाँ पे ये पॉइंट रहता है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन कहा जाता है। लेकिन हमारे पास पॉइंट क्या क्या है, वो पॉइंट पे हम अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास था, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक था हमारे पास x और एक था y। तो ये पॉइंट हमारे पास था 0 एंड 6 6 0। इस तरह से हमारे पास पहला पॉइंट था। ठीक है, तो ये हमने एक पेज में करना, ग्राफ पेपर में यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ये पॉइंट आपको 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपको देखने को मिल गया। ये कहाँ मिला, राइट साइड में x एक्सिस में देखने को मिला, पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, और ये x डैश आपके पास हो जाएगा।
सिमिलरली अगर y ऊपर को है तो y डैश नीचे को जाएगा। और जो पॉइंट आपको ऊपर को मिलेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 6। जहाँ पर आपको पॉइंट मिल गए ऐसे पॉइंट आपने यहाँ पे पिक कर लिए, ठीक है। एक मैं ग्राफ पेपर बताऊँगा, आप बाकी आप खुद करेंगे। देखिए पहला जो पॉइंट आपके पास 0,6 यानी x में 0 y में 6, तो ये पॉइंट आपको कौन सा मिलेगा? ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा ये वाला पॉइंट जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पे पिक कर लिया, ये मिल जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट 6,0, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ये पॉइंट आपको देखने को मिले उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ये कट करेगा इस तरह से लाइन को, ये लाइन यहाँ पे कट हो जाएगी। इस तरह से ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है। पहली लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है जहाँ पे 6 और 6 ये पॉइंट आपको देखने को मिला। और ये किसकी इक्वेशन है? इस इक्वेशन को आपको लिखना भी है, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे? यहाँ पर आप लिखेंगे ये आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इस तरह से आप इसको लिखेंगे ना। अब सेकंड इक्वेशन चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास थी, ये था एक्स वाई एंड जो एक्स एक्सिस में था ये 0 -2 एंड 2 0। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पॉइंट पिक कर लेते हैं। ये माइनस यहाँ नीचे को होता है, ये -2 होता है, ये -3 और सिमिलरली इधर को देखें तो ये होता है -1 -2 लेफ्ट में और ये -3। इस तरह से हमारे पास पॉइंट होता है। तो पहला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू -2 है। देखिए पहला पॉइंट अगर आप देखें, ठीक है, तो पहला पॉइंट अगर यहाँ पे देखें तो क्या है 0 और -2 यहाँ पर है, ठीक है। x में 0 कुछ भी नहीं चलना, y में -2, तो यहाँ पर ये पॉइंट पिक कर लिया जो मैंने पॉइंट आपको दिखा दिया यहाँ पे। और दूसरा जो पॉइंट है ये है आपके पास 2,0 यानी x में अगर 2 हो तो y में 0, तो x में 2 चलना है आपको और y में 0, y में कुछ भी नहीं चलना है। तो ये पॉइंट पिक कर दिया जो पॉइंट मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। तो ये जब आपके ड्रॉ हो चुके हैं तो इस तरह से ये हमारे पास बन चुका है। अब इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो बनेगा लाइन इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारे पास एक लाइन बन चुकी है। और इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? जो सेकंड इक्वेशन है ये है x - y इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिला है कि अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो लाइन गई है, देखिए ये 4 से हम जो लाइन गए हैं ऊपर तक, तो यहाँ पर ये लाइन ऐसे गई हुई है, यहाँ पर मिली हुई है। यानी x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? 4 मिल रहा है। देखिए x इज इक्वल टू 4 मिला, x एक्सिस में 4 था ना हमारे पास। ये लाइन देखिएगा जो हमारे पास ये लाइन गई है इस तरह से, ये हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 4 मिला है। एंड जो दूसरी लाइन गई है, दूसरी लाइन अगर हम देखें तो ये लाइन जो हमको देखने को मिल रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो लाइन हमको देखने को मिली है ये क्या है आपके पास y में 2 हम चले हैं। तो देखो x में 4 और y में 2, तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2, y इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 आपको यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। जो ग्राफिकल मेथड है ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि ग्राफ में आप कैसे लिखेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए आपको स्केल ज़रूर देना होगा, ठीक है। तो अगर आप एग्जाम में बैठें तो यहाँ पे ज़रूर स्केल लिख दें, ठीक है। यहाँ पर स्केल आपने जो लिया इसमें एक्चुअली में जो 10 डिवीज़न होते हैं यहाँ पर, वहाँ पर डिवीज़न बने होते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 डिवीज़न में आप क्या लेके चले हो? 1 यूनिट, ठीक है। 10 डिवीज़न में आप 1 यूनिट लेके चले हो x एक्सिस में, ठीक हो गया। सेम y एक्सिस में अगर हम देखें तो y एक्सिस में भी क्या लेके चलें? ये हम लेके चलें 10 डिवीज़न और ये कितना हो जाएगा? ये भी 1 यूनिट हम लेके चलें, ठीक है। तो यहाँ पर स्केल ज़रूर हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ क्या होगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक ग्राफ मैंने बनाना सिखा दिया, अगर कभी आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो उसको आपको खुद सॉल्व करना है। एक मैंने आपको ड्रॉ करके बता दिया है, ठीक है, कि कैसे आप उसको सॉल्व करेंगे। नहीं आएगा तो कभी हम फिर बाद में उसका वीडियो बनाएंगे, जब हमारी सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद हम उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट में बताना कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करना है तो मुझे कमेंट में बताना ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लिखा था सॉल्व x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, तो इनको आपने सॉल्व करना है। देखिए पहले हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा था,
अभी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और ग्राफिकल मेथड आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो कौन कौन सी मेथड होगी, एलिमिनेशन मेथड आपको बता दी गई है, ग्राफिकल मेथड बता दी गई है, एंड जो अब आपके पास थर्ड मेथड हम बताने जा रहे हैं, इसी क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे। ये आपके पास कौन सी मेथड हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके पास हो जाएगी। देखिए पहली क्वेश्चन आप ले लेंगे x+2y इज इक्वल टू -4, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड इक्वेशन जो हो जाएगी ये हो जाएगी 2x + 4y इज इक्वल टू, सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास -4 इज इक्वल टू 0 दिया गया, एंड 2x यहाँ पर भी आपके पास 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया। ये सेकंड इक्वेशन आपके पास होगी। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आपको दी गई हैं, x+2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी एक इक्वेशन को आप ले लीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको हम चेक करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको देखने को क्या मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन जिससे देखिएगा, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको है x+2y - 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि सारी वैल्यूज़ को एक साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम ले जाएं 4 को उधर तो 4 लेफ्ट साइड में नेगेटिव में, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 4, और 2y लेफ्ट साइड में नेगेटिव तो राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -2y। तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है। किसी एक की वैल्यू आपको निकालनी है, या तो आप x की वैल्यू निकालें या आप y की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पर जो वैल्यू अभी निकाली गई है वो x की निकाली गई है। अब इस x की वैल्यू किसी एक दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है। जिस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली उसी में मत पुट करना, ठीक है, दूसरे में पुट करनी है। देखिए पुट इट इन सेकेंड, अब सेकेंड में इसको पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 - 2y प्लस 4y - 12 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 4 - 2y एंड प्लस 4y इज इक्वल टू 12। जो 12 लेफ्ट साइड में था तो अब राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 - 4y प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि -4 और +4 कैंसिल आउट और आंसर बता दिया 8 इज इक्वल टू 12। क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ हुई, देखिए पहली क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो x के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है 1, और यहाँ पे ये दूसरे वाले x के आगे 2 लिखा गया है, इज इक्वल टू अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2/y के आगे जो लिखा हुआ है, और यहाँ पे y के आगे 4 लिखा हुआ है 2/4, यानी ये भी कट के 1/2 आएगा। और जो लास्ट -4 है -12 है तो ये लिखा है -4 - 12, तो यानी ये 1 4 1 4 4 3 12, यानी देखिए पहले 1/2 जो a1/a2 था ये b1/b2 के बराबर आया था, और ये क्या आया था c1/c2 के बराबर नहीं आया था। तो ये केस किसका होता है, ये नो सॉल्यूशन का केस होता है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि 8 इज इक्वल टू 12 है तो आप यहाँ पे समझ जाइए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं क्या हुई है, गड़बड़ हुई है। तो गड़बड़ कैसे हुई है, क्योंकि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो आया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 आया। तो इसका मतलब किसका केस है, ये तो नो सॉल्यूशन का सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा आपके पास, ये पैरेलल की कंडीशन है, पैरेलल की तो कंडीशन है। यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 मिला है, तो पैरेलल की कंडीशन है, और यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इसमें दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन एल्जेब्रिकली, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज ₹160, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है थोड़ा इसको एल्जेब्रिकली हमने बताना है, ठीक है,
यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके नहीं बताना, हमने इसको एल्जेब्रिकली यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो कैसे इसको देखेंगे, तो देखिए जो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन लिखा गया, तो यहाँ पे हम लेट मान लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, हम मान लेंगे जो कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है एक्स रुपीज़, इसको मान लेते हैं, ठीक है, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ जो आपके पास ग्रेप्स हैं, ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, वाई रुपीज़, ठीक है, ऐसा हमने ले लिया। तो पहले देखिए कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, तो यानी 2 kg जो आपके पास एप्पल्स हैं यानी 2x, 1 kg ग्रेप्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1y, दोनों को ऐड करेंगे उनकी कॉस्ट को, तो टोटल कितना हो जाएगा 160। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी कंडीशन देखिए, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स यानी 4x हो जाएगा, तो ये आपके पास 4x हो गया, प्लस 2 kg ग्रेप्स यानी 2y आपका हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू ये मिल जाएगा आपको 300। तो यानी क्या हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। बस यही आपको बताना था, एल्जेब्रिकली इसको बताना था, तो एल्जेब्रिकली हम इसको बता चुके हैं, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के इस तरह से क्वेश्चन आपके हैं। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, ठीक है, कि जिस तरह से क्वेश्चन आपके होने चाहिए इसमें हैं आपके पास। अब हम मूव करते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे, कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे कैसे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन को भी हम देखते हैं, ठीक है, कि उनको सॉल्व कैसे किया जाएगा और कैसे उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन रखा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड जो इक्वेशन है 3x प्लस के वाई प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को तो आप ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 2 मार्क्स में भी था और 3 मार्क्स में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी 3 मार्क्स में भी होने को 2 ही मार्क्स का आएगा या 1 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर अगर 3 मार्क्स का आएगा तो थोड़ा आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अच्छे से, कि उसकी कंडीशन क्या होती है, कैसे उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, उसकी सारी कंडीशन को आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का, ठीक है। तो आप इसको खुद सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अ फ्रैक्शन बिकम्स 5/7 इफ 2 इज added to both numerator and denominator, and if 1 is subtracted from both it becomes 1/2, find the fraction। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन भी निकालना है, मतलब आपको कुल मिला के उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम यहाँ पे अगर फॉलो कर लें कि हमारे पास कैसे कैसे कंडीशन यहाँ पे दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, पहला जो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिख लेंगे लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। हम मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन हमारे पास कितना है, x अपॉन वाई है, हमने मान लिया। अब कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बिकम्स 5/7। अब वो जो फ्रैक्शन है वो 5/7 हो जाता है इफ़ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में भी अगर आप 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड कर दें, तो जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा, वो फ्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा 5/7। तो ऐड करके देखते हैं। देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स में अगर ऊपर 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में अगर 2 ऐड कर दें एंड डिनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 5/7। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, 5/7 आपका हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 7 का मल्टीप्लाई इधर और इसको मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, देन 7x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये हो जाएगा y प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7x प्लस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 2 जा 10। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए x और y एक साथ ले जाते हैं, तो x 7x और 5y राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा -5y, एंड 10 ऑलरेडी राइट साइड में, जो 14 है उसको अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो -14। तो ये हो जाएगा आपके पास 7x माइनस 5y इज इक्वल टू -4। ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी,
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपको देखने को मिल गई है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ठीक है, जो नेक्स्ट कंडीशन आपको दी गई है, नेक्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए वन, इफ़ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, यानी न्यूमरेटर से भी वन सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड डिनोमिनेटर से भी वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू 1 y माइनस वन, वन से तो आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस टू इज इक्वल टू वाई माइनस वन, ऐसा हो जाएगा। देन x और y को एक साथ ले चलते हैं तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में ऑलरेडी माइनस वन है और 2 लेफ्ट साइड में है, उसको अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो प्लस का 2 आपको देखने को मिलेगा, यानी 2x माइनस वाई, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का लिया जाता है, तो 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन प्लस का 1, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मिल जाएगी आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू। अब हमें ये सेकेंड इक्वेशन आपको हमें देखने को मिल चुकी है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखिएगा ज़रा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिए और यहीं पर आप सेकेंड इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में जो y है ना उसके आगे 5 लिखा गया है और सेकंड इक्वेशन में क्या आपके पास y के आगे कुछ भी नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर दोनों इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे इसको लिखेंगे देखिएगा, जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये आपके पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों से अगर मैं सॉल्व करूँ, फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व करो इसको, तो ये कितना हो जाएगा 7x माइनस 5y इज इक्वल टू -4, और सेकेंड इक्वेशन में आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 10, सॉरी इसको 5 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 5 टू जा 10x 5y इज इक्वल टू 5, इस तरह से देखने को मिला। पूरी इक्वेशन को नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 टू जा 10 एंड ये हो जाएगा -5 एंड ये हो जाएगा 5, तो इस तरह से आपको देखने को मिल गया। सेकंड इक्वेशन आपने इस तरह से सॉल्व किया। अब देखिए दोनों जो आपके पास है यहाँ पे ये वाले जो पार्ट हैं आपके पास दोनों नेगेटिव में है, जो -5y है -5y नेगेटिव और नेगेटिव, ये तो आपके पास कटेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे वाली इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जो जहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस, पहले 10 के आगे क्या मिल जाएगा आपको माइनस, देन 5 के आगे क्या मिल जाएगा ये प्लस, और जो नीचे 5 है इसके आगे क्या मिल जाएगा माइनस। तो यानी देखिए अब जो पुराने साइन है उनको नहीं लोगे आप, जो नए साइन है उनको लोगे, तो +5 और -5y ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यहाँ पे जो होगा 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा -3x, और यहाँ पर -4 -5 ये कितना हो जाएगा -9, और माइनस माइनस कैंसिल आउट तो x इज इक्वल टू 9/3, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 3 देखने को मिलेगा। और x की वैल्यू आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लीजिए और y निकाल लीजिए फ्रॉम सेकंड। क्यों फ्रॉम सेकंड ही क्यों, क्योंकि सेकंड में डिजिट छोटी छोटी लिखी हुई है, वहाँ पे कैलकुलेशन आपको थोड़ा कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है ये लिखा है 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी 3 निकली अभी है, और -y इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 -y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा -y इज इक्वल टू 1 - 6, और यहाँ पर ये सॉल्यूशन कितना मिलेगा -y इज इक्वल टू -5, -5 माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो y इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू आपको 5 देखने को मिलेगा एंड x इज इक्वल टू 3 आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड आएगा और सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा मैं इक्वेशन बना के रख दूंगा, सॉल्यूशन आपको खुद करना होगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन आप खुद निकालेंगे, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा कि उसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है और आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो एलिमिनेशन मेथड हो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो उसको आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं केवल यहाँ पे इक्वेशन बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम आपके लिए भी होना चाहिए करने के लिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे ही ये वीडियो आज लंबी होनी है, ठीक है, तो वो वीडियो अपने आप ही क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि मैं इक्वेशन बना दूंगा, सॉल्व आपको अब खुद करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व द पेयर 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499 एंड 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपकी बन जाती है, ठीक है। एक आपके पास ऐसे ही मिलता है 102 या इस तरह से एक इक्वेशन और मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को करते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो जब भी इस तरह से दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगी तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन आपको निकल के आ जाएंगे। देखिए, मैं एक को मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, यहीं पे मान लेता हूँ, और एक को मान लिया मैंने इक्वेशन सेकंड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा आपके पास, देखो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखिए, क्योंकि ना आप देखोगे यहाँ 49 लिखा हुआ है पहले एक्स में, और वाई में क्या लिखा हुआ है 49। यहाँ 51 वाई में लिखा है, यहाँ 51 किस में लिखा है एक्स में। तो जब भी इस तरह का इक्वेशन आपको देखने को मिले तो यहाँ पर आपको यही मेथड फॉलो करनी है कि पहले उनको एक बार ऐड कर ले और एक बार आप सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 49 प्लस 51, ये आपका हो जाएगा 100 एक्स, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें हमने किसको ऐड किया, एक्स एंड एक्स को ऐड किया। सिमिलरली इसको भी ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 100y इज इक्वल टू, नाउ जो 499 है ये 501 से आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड कर दीजिए, 100 से। तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करने पर यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा y, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसलिए इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आपको देखने को मिलेगी। ये पहली क्वेश्चन मिल जाएगी, ठीक है। नाउ सेकंड अगर देखते हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड लिख देते हैं, सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको देखते हैं ज़रा, या सेकंड लिख देते हैं कि सेकंड फ्रॉम फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस वही है, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए 49 माइनस 51 यानी माइनस का एक्स देखने को मिलेगा, माइनस का मिलेगा, ध्यान रखना माइनस का, क्योंकि 49 में से 51 कर रहे हैं। एंड 51 माइनस 49 ये हो जाएगा आपके पास प्लस वाई, क्योंकि एक ही तो बचेगा ना, तो प्लस वाई हो जाएगा। एंड 499 माइनस 501, तो ये कितना हो जाएगा, 499 माइनस 501। तो यहाँ पर अगर माइनस करें तो 499 माइनस 501 ये हो जाएगा -2। तो इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। और इस इक्वेशन को आपने या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी इस तरह की इक्वेशन दिखे तो थोड़ा मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वेशन बना दिए प्रॉपर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें और कमेंट में मुझे आंसर बताएं कि इसका आंसर कितना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आप जो है सही सॉल्यूशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है फोर्थ, ग्राफिकली सॉल्व द पेयर x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व, मैं एक बॉक्स बना के तो दे देता हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये बॉक्स मैं पहले बना देता हूँ कि बॉक्स अगर बनाने में आपको दिक्कत आएगी तो इसके लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर इस तरह से ये बॉक्स आपके लिए बना दी गई है, ठीक है। यहाँ पर और आपने इसको पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इनको पॉइंट पुट करना है, ठीक है। एक्स वाई इस तरह से वैल्यू पुट कर दी गई हैं, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा एक्स वाई इस तरह से यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में अगर एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, देखो यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तो ये यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 4/2। अगर आप देखोगे तो ये मिल जाएगा 2। एंड y इज इक्वल टू अगर 0 पुट करोगे, y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये कितना मिल जाएगा 4। पहला पॉइंट तो ये मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इसमें 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 = 12। और अगर y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 पॉइंट, ये जो पॉइंट है मैंने बना दिए, इन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में उनका उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्राफ बता चुका हूँ, पहले जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर ग्राफ मैंने बताया था कैसे बनाते हैं,
उसको आपको बनाना है। ठीक है, पॉइंट मैंने बता दिए, इनको आपको सिर्फ ड्रॉ करना है और देखना है कि वो कहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर शायद ये पैरेलल की कंडीशन मिलेगी, तो पैरेलल अगर कोई लाइन जाएंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सॉल्यूशन यही मिलेगा इसका। तो ग्राफ में आप ड्रॉ करके इसको देखना, ठीक है, कि वो पैरेलल लाइन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ देखने से लग रहा है कि पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन अगर हैं तो उनका सॉल्यूशन देखने को नहीं मिलेगा, तो आपने इनको ड्रॉ करना और देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, 3 years hence a father age will be 3 times that of his son. 5 years ago the father was 7 times the son's age. Find their present age. तो यहाँ पर आप प्रेजेंट एज तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। मान लिया कि जो प्रेजेंट एज सन की वो एक्स है और जो फादर की प्रेजेंट एज है वो क्या है, वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 years हैंस, मतलब 3 साल बाद। तो देखिएगा अभी किसी की एज अगर 5 year है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 8 नहीं बोलोगे आप, क्या बोलोगे, 5 + 3। अभी 5 है तो 3 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, 5 + 3। अगर अभी सन की एज x है तो 3 साल बाद हो जाएगी x + 3, और फादर की एज भी क्या हो जाएगी, y + 3। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 years एज ऑफ सन इज इक्वल टू x + 3 एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू y + 3। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा क्या गया, 3 years hence a father age will be 3 times that of his son। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो फादर की एज है, ठीक है, यानी जो y + 3 है, ये क्या हो जाएगा, 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन, 3 times ऑफ एज ऑफ हिज सन, यानी 3 times ऑफ x + 3। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y + 3 इज इक्वल टू 3x + 9। तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3x - y इज इक्वल टू 3 - 9। तो कितना हो जाएगा, 3x - y इज इक्वल टू -3। ये आपके पास देखने को मिलेगा। क्या किया हमने, x को यहीं रहने दिया, y को इस साइड लेके आए तो -y हो जाएगा, एंड 9 को उस साइड लेके गए तो -9। तो 3x - ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। 5 years एगो, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 5 years एगो, 5 years एगो, 5 साल पहले क्या हुआ था। देखिए अभी प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी, x - 5। एज ऑफ सन क्या रही होगी, x - 5। अभी प्रेजेंट एज अगर उनकी x है तो 5 साल पहले एज क्या रही होगी, x - 5। एंड एज ऑफ फादर क्या रही होगी, ये रही होगी y - 5। ये तो हमें इतना पता है, लेकिन आगे पढ़िए क्वेश्चन में 5 years एगो, ये हमने कहानी बना दी, यहाँ पे स्टोरी बना दी। द फादर वॉज 7 times ऑफ द सन एज। ठीक है, जो अपने बेटे की उम्र के वो 7 गुना था, यानी जो आपके पास y - 5 है ये कितना हो जाएगा, 7 times ऑफ हिज सन x - 5। 7 times ऑफ x - 5 यानी 7 times किसका हो जाएगा, उसके बेटे की एज का हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो y - 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7x - 35। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 7x, ये y उधर जाएगा तो -y, एंड उसको इधर लेके आएंगे तो -5 + 35, यानी हो जाएगा 7x - y इज इक्वल टू +30। ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन ऐसे देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट इक्वेशन में देखिए 3x - y इज इक्वल टू 3 - 9, ये आपका -6 देखने को मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन में मिलेगा ये क्या मिलेगा, -6, क्योंकि यहाँ पे ये 3 - 9 लिखा हुआ है ना, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, -6। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इक्वेशन आपको देखने को मिल गई, और ये 2 इक्वेशन को आपने या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है,
तो या आप ग्राफिकल भी कर सकते हैं, तो जैसे आपकी चॉइस, आप इसको सॉल्व करें। तो मुझे इसका आंसर बताएं, ठीक है। मैं और अपने आप को करेक्ट करने के लिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो फादर की प्रेजेंट एज आ रही है वो 33 आ रही है, ठीक है, एंड जो सन की एज आ रही है वो 9 आ रही है। तो एक बार आप अपने आप को चेक कर लें, ठीक है, कि ये एज यहाँ पे सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको सॉल्व करें, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करें उसको देखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताया गया। मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूँ थोड़ा बहुत कैसे करेंगे आप। जो पहली इक्वेशन है इसको ऐसे रहने दीजिए, जो दूसरी इक्वेशन इसको मान लीजिए इस तरह से, और यहाँ से जो पहली इक्वेशन है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 7x को यहीं रहने दीजिए और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 + 15y, जो -15 है उधर जाएगा तो +15, एंड x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 15y अपॉन कितना हो जाएगा 7। ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, सेकंड में, तो x की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + 15y डिवाइडेड बाई 7 एंड प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे पूरी इक्वेशन को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 7 से, क्योंकि डिवाइड में 7 है, तो ये जाएगा 7 2 + 15y एंड डिवाइडेड बाई 7 प्लस 7 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 15y प्लस 14y इज इक्वल टू 21। अब इसको आगे आप सॉल्व करें, ठीक है। मैंने इतना हिंट दे दिया आपको, ठीक है। इसके आगे आप इसको खुद सॉल्व करें कि कैसे आएगा। देखो 15 और 15 जो y वाले हैं y के साथ सॉल्व होंगे, और 2 दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव में, फिर वहाँ से y की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये अगेन आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आपने बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है, ठीक है। बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड आप इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट इनको सम करिए और y से y आपका कट जाएगा, ठीक है। ये हिंट आपके लिए यहाँ पर है कि y से y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे इसको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स इज ₹11, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 2 पेन्स इज ₹7, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। देखो इक्वेशन तो मैं बना देता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ क्या है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल अगर है, ठीक है, पेंसिल्स अगर मैं ले लूँ तो इसको मैं x मान लेता हूँ, एंड जो कॉस्ट ऑफ अगर मैं पेन्स ले लूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पे 2 पेंसिल की कीमत और 3 पेन की कीमत जो आपको दी गई है, टोटल मिलाकर ये 11 दी गई है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सेकंड पार्ट में कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल प्लस कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स, 2 पेन्स यानी 2y इज इक्वल टू 7 आपको दिया गया, तो ये क्या बन जाएगी, सेकंड इक्वेशन। अब आपने इसको क्या करना है, या तो एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करके बताने कि इसका सॉल्यूशन कितना है, ठीक है। थोड़ा इनको खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। मैंने इक्वेशन यहाँ पर बना दी है, ठीक है। मेन होता है इक्वेशन बनाना, उसके बाद आप सॉल्व करिए, उसको ट्राई करिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और मुझे ये जितने भी आंसर हैं इनको कमेंट में बताइए कि आपका आंसर आया या नहीं। अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ रहे हैं तो इसका आंसर मुझे ज़रूर बताएं। तो आज हम जो ये वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जा चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इन क्वेश्चन को। अब जो 5 मार्क्स वाले हैं उसको हम केस स्टडी के साथ यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना समझ में आया ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। लाइक ज़रूर करें, और अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन करेंगे और हम इसकी पूरी सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज हमने किए, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम 4th चैप्टर पे जाएंगे, जिसमें शायद हमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। फिर हम ऐसे करते करते इसको पूरा कंप्लीट एक सीरीज़ बनाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर के अप्रॉक्स 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए, एंड इनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। ज़रूर से इनको अच्छे से देखिएगा और ज़रूर सॉल्व करिएगा। थैंक यू।